गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा तो हमने ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कवर किया था। याद है क्या कुछ? क्या थे बोलो? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो बताइए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? क्या क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होता है और चेंज इन डिमांड होता है। हाँ, खिड़की खोलो, लाइन लगा के कूद जाओ बाहर। इसको लास्ट रखना लाइन में कूदने के लिए। क्या आंसर दे रहे हो? अरे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा है। अपन ने बोला था कि किसी चीज के अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा रहेंगे और उस चीज का दाम बढ़ा है या उस चीज का दाम कम हुआ है, आपको सब्स्टिट्यूट का दाम कम ज्यादा नहीं करना है, आपको मेन कमोडिटी का प्राइस कम ज्यादा करना है और आपको सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं वो देखना है। अगर सपोज एक पर्टिकुलर कैमरा है, मैं एक फॉर्मूला सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं जानबूझ के, ये कैमरा है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बोलो प्राइस बढ़ गया इस कैमरे का। सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ाया क्या मैंने? नहीं। किस चीज का प्राइस बढ़ा है? मेन गुड्स का। और मैं बोल रहा हूँ कि इसके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स नहीं है ही नहीं कोई सब्स्टिट्यूट। अब बोलो इसका डिमांड में चेंज क्या होगा? बहुत कम होगा। याद आया कुछ? तो अपने ने बोला था यहां पर सब्स्टिट्यूट जितने ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी उतना ज्यादा, क्योंकि चेंज इन डिमांड ज्यादा, क्योंकि बिकॉज चेंज इन डिमांड इज मोर। वही अगर सब्स्टिट्यूट्स कम रहेंगे तो ऑब्वियसली चेंज इन डिमांड कम होगा, इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी भी कम रहेगा। याद आया क्या अभी? बैक टू ट्रैक। नेक्स्ट, नेचर ऑफ नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइज। बोलो। एग्जैक्टली, नेसेसिटी गुड्स में ऐसा होता है कि जब नेसेसिटी गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो उसके डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होता। याद आया? चलो ऐसा लिखते हैं कि डिमांड का चेंज इज मोर देन चेंज इन प्राइस। अब और क्लियर होगा? डिमांड का चेंज इज मोर देन चेंज इन प्राइस किसके लिए? सब्स्टिट्यूट के लिए। एवरीवन, जैसे सब्स्टिट्यूट्स अगर रिवर्स सोचूं मैं 2 मिनट के लिए, सब्स्टिट्यूट अगर कम रहेंगे तो डिमांड का चेंज कम है प्राइस के मुकाबले। क्यों भाई डिमांड का चेंज क्यों कम है? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, तो डिमांड में चेंज ज्यादा नहीं होगा। और अगर डिमांड में चेंज ज्यादा नहीं हुआ तो प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहती है? कम। अब और बेहतर समझा? तो अब आप बताओगे नेसेसिटी के केस में क्या होता है? चेंज इन प्राइस हुआ मगर चेंज इन डिमांड जो है वो कम है और प्राइस का चेंज ज्यादा है। आप समझ रहे हैं क्या? तो ऑटोमेटिकली नेसेसिटी के केस में प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है? कम होती है। बट अगर लग्जरी है तो इसका प्राइस का चेंज और इसका डिमांड का चेंज, इसमें डिमांड का चेंज ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि लग्जरी है, पोस्टपोन कर सकते हैं हम लोग। प्राइस बढ़ गया तो इट्स ओके, वी विल नॉट परचेज इट। तो ऐसे केस में प्राइस इलास्टिसिटी इसका ज्यादा होता है। आप समझा क्या? इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, रट्टा मारना नहीं है अपने को। छोड़, इतना कौन समझेगा? जान दे नेसेसिटी डाउन एरो, लग्जरी अप एरो, ऐसा नहीं सोचने का। चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन प्राइस को मैं कंपेयर करके डिसाइड कर रहा हूं कि भाई मेरा इलास्टिसिटी कम है या
ज्यादा है। नेसेसिटी के केस में कॉमन सेंस बोलता है कि मैं अपना डिमांड ज्यादा चेंज नहीं कर सकता हूं। रीजन बहुत सिंपल है। क्या रीजन है? हमको नेसेसिटी लगने ही वाला है, तो अगर लगने ही वाला है तो परचेस तो करना ही पड़ेगा, तो डिमांड में चेंज क्या होगा? कम। और अगर डिमांड में चेंज कम हुआ तो इसका मतलब प्राइस का चेंज ज्यादा है, डिमांड का चेंज कम है, तो प्राइस इलास्टिसिटी डाउन एरो। समझे कि नहीं? नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, जितने एक पर्टिकुलर कमोडिटी के यूजेस ज्यादा होते हैं उतना ही चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा प्राइस के मुकाबले, क्योंकि आप अननेसेसरी यूजेस को कम कर दोगे, जो कंपलसरी यूजेस नहीं है उनको कट कर दोगे। ऑप्शन है, मतलब आपके पास वेरियस चॉइस है कहाँ कहाँ यूज करना है उसे। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इसका दाम बढ़ गया, इसके कितने सारे यूजेस है, राइट? लाइट लगाना है, फैन लगाना है, एसी लगाना है, प्रोजेक्टर लगाना है, कोई डिवाइस ऑपरेट करना है, ये सब के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का दाम ही अगर बहुत बढ़ गया तो आप क्या करोगे? कुछ जगह तो यूज ही बंद कर दोगे और कुछ जगह का यूज कम कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड में चेंज ज्यादा होगा प्राइस के मुकाबले, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ पैरो। याद आया? वही अगर कोई कमोडिटी का यूजेज ही कम है तो उसमें डिमांड में चेंज करने का स्कोप ही कम है। पेट्रोल मैंने बोला था आपको, डीजल यूज ही किसके लिए होता है? गाड़ी में फिल करके कम्यूट करने के लिए, या तो बहुत हो गया सर्विसिंग के वक्त यूज होता है, बट जितना भी होता है वो एकदम ही मिनिमल मतलब जगह यूज हो रहा है, वो ऐसा हर जगह यूज नहीं हो रहा है, तो आप अननेसेसरी यूजेस को क्या करोगे? कम या कट। बट यूजेस ही अगर कम रहेंगे तो क्या कट करोगे और क्या कम करोगे? जेपा। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, कंज्यूमर के बजट में पर्टिकुलर कमोडिटी का पोजीशन बहुत ऊपर है, मतलब ही उस पे होने वाला खर्चा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। वही एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे होने वाला खर्चा बहुत ही कम है, तो उस चीज का डिमांड का चेंज कम होगा प्राइस के मुकाबले, तो इसका इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? अब पैरो रहेगा। कंज्यूमर अगर हैबिचुअल रहेगा कोई पर्टिकुलर गुड्स का तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी कम होता है, क्योंकि चेंज इन डिमांड कम होगा प्राइस के मुकाबले। करेक्ट। हैबिचुअल है गुड्स, वो तो एक तरफ से वो क्या बन जाता है? नेसेसिटी टाइप बन जाता है ना, वो हैबिचुअल है तो। प्राइस रेंज वेरी हाई, वेरी लो, मीडियम रेंज। वेरी हाई रेंज रहेगा तो क्या होगा? चेंज इन डिमांड कम रहेगा प्राइस के मुकाबले, लेना है मतलब लेना है, क्या फर्क गिरेगा? 2 लाख एक्स्ट्रा रहेगा तो। याद आया? वही अगर वेरी लो रेंज रहेगा तो चेंज इन डिमांड विल बी लेस कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, बिकॉज इतना कम है वो प्राइस कि आप 1 रुपए क्या दे रहे हो और 2 रुपए क्या दे रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगर मीडियम रेंज गुड्स रहेगा तो चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन चेंज इन प्राइस, बिकॉज यहाँ पे बहुत से चॉइसेस अवेलेबल होते हैं मीडियम रेंज गुड्स में, तो यहाँ का प्राइस इलास्टिसिटी डाउन एरो, इधर का भी डाउन एरो, इधर का अप एरो। समझा क्या ऑल ऑफ यू? टाइम पीरियड मतलब समय कितना अवेलेबल है, अर्जेंसी है या नहीं है। अगर समय ज्यादा अवेलेबल है तो चेंज इन डिमांड विल बी मोर कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, क्योंकि अपने पास अर्जेंसी नहीं है तो अपन नहीं डिमांड करेंगे ना, इट्स ओके अपन बाद में लेंगे। बट अगर टाइम पीरियड कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसका रिवर्स होगा, तो यहां पर जब टाइम पीरियड ज्यादा है तो प्राइस इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, टाइम पीरियड ज्यादा है तो प्राइस इलास्टिसिटी भी ज्यादा है। और लास्ट है टाइट डिमांड। टाइट डिमांड मतलब एक गुड्स का डिमांड दूसरे के साथ टाइट होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लिया है, सीपीयू, तो स्क्रीन तो लेना ही पड़ेगा, तो अब स्क्रीन का दाम अगर ज्यादा रहेगा तो भी लेना पड़ेगा। समझा कि नहीं? इसका मतलब टाइट डिमांड के केस में प्राइस इलास्टिसिटी विल बी
less because change in demand will be less than change in price. ये 8 अपन ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, उसी का अपन ने अभी 10 मिनट में रिवीजन किया और फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं. कोई डाउट इसमें? अब अच्छे से समझाए तो बताओ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या था? सब्स्टिट्यूट ज्यादा तो चेंज इन डिमांड भी ज्यादा रहेगा. किसके मुकाबले? चेंज इन डिमांड ज्यादा बोला आपने. चेंज इन डिमांड किसके मुकाबले देखा जाता है? चेंज इन प्राइस के मुकाबले. उसी को तो प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं ना. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अपन लोग कभी भी इलास्टिसिटी में किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. इसलिए तो नाम हेडिंग देख लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. समझे? इनकम इलास्टिसिटी. व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? बिल्कुल प्राइस इलास्टिसिटी जैसे ही होता है ये इनकम इलास्टिसिटी भी. क्या एग्जैक्टली होता है इसमें? सीरियल नंबर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन इनकम, टाइप, वैल्यू. बोलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर. अगर 10% चेंज इन डिमांड है विथ 10% चेंज इन इनकम तो क्या होगा? टाइप हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक. बराबर है. एंड ऐसे सिचुएशन में ई का वैल्यू 1 रहेगा. और अगर आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड सपोज 25% है जबकि चेंज इन इनकम सिर्फ 10 है तो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा. अब यहां पर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा. थर्ड, 5% चेंज विथ 10% चेंज. डिमांड में चेंज सिर्फ 5% हुआ जबकि इनकम में चेंज 10% हुआ है. रिलेटिवली इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी का वैल्यू लेस देन 1. 0% चेंज इन डिमांड विथ 10% चेंज इन इनकम, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते. इलास्टिसिटी का वैल्यू 0. नेसेसिटी में वगैरह होता है ना ऐसा. लास्ट 10% चेंज जबकि 0% चेंज, परफेक्टली इलास्टिक. यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफिनिट आएगा. और ये जो भी अपन ने बोला ये टाइप ऑफ प्राइस इनकम इलास्टिसिटी. क्या है? टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी. यही सेम टेबल में अगर मैं सेकंड कॉलम में परसेंटेज, थर्ड कॉलम में परसेंटेज चेंज इन इनकम की जगह प्राइस डाल दूं तो सेम लॉजिक से आपका इनकम इलास्टिसिटी की जगह प्राइस इलास्टिसिटी वाला फिट हो जाएगा केस. सिर्फ यहां पे क्या चेंज किया मैंने? प्राइस. इनकम की जगह डाल दिया प्राइस. तो ये जो इलास्टिसिटी हम लोग लिख रहे हैं ये कौन सा टाइप बन जाएगा? ये अभी जो लिख रहे हैं ये ई आई है सपोज, ये इनकम इलास्टिसिटी है तो ये सब बन जाएगा ईपी अगर वहां पर प्राइस रहता तो. जी बा, कोई डाउट? बना दो ये टेबल.
सिर्फ हेडिंग देख के लिखो, बाकी तो चीजें आप खुद लिखो और फिर बाद में चेक करो बराबर लिखा है क्या आपने। सेम वैल्यूज आनी जरूरी नहीं है। आपको सीरियल किस मिल गई क्या? नहीं मिली? डन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे इनकम है। अगर ऐसा ग्राफ रहेगा तो कौन सा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है ये? उधर तो देखो ही मत, सिर्फ ग्राफ की तरफ देख के बताओ। रिलेटिवली नेगेटिव इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। यहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू उन पांचों में से एक भी नहीं है। E here will be less than 0। ध्यान से सुनो, ये मेरा इनकम था इतना ज्यादा, लेट्स से 2 मिनट के लिए सोचते, इनकम इतना कम था, ये डिमांड था। इनकम बढ़ गया तो मैंने क्या कर दिया, मेरा डिमांड कम कर दिया। ये y है, ये y1 है, और ये q है, ये q1 है। क्या नजर आया आपको? इनकम बढ़ने के बाद क्या हुआ? डिमांड कम हो गया। इनकम बढ़ने के बाद डिमांड कम हो गया है। क्या हो रहा है भाई? इनकम बढ़ने के बाद में डिमांड कम होता है, ऐसे कौन से गुड्स है? एग्जैक्टली, इंफीरियर गुड्स। और इसीलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 0 आती है। तो छठवां नंबर का पॉइंट आएगा वहां पर। सिक्स नंबर का टाइप आएगा वहां पर, और यहां पर हम लिखेंगे कि इनकम बढ़ा लेटेस्ट से 10% से, प्लस करो इधर, और इधर डिमांड जो है घट गया लेटेस्ट से 15% से, तो ये है नेगेटिव इलास्टिसिटी। और यहां पर लेस देन 0 वैल्यू है। और ये कौन से गुड्स में पाया जाता है? इंफीरियर गुड्स में पाया जाता है। आई होप आपको समझा है सबको। इनकम बढ़ने के बाद अगर मेरा डिमांड घट रहा है, मतलब ही वो गुड्स क्या बन गए? इंफीरियर गुड्स। नाउ ये क्या है? ये कौन सा टाइप है? यूनिटरी है ये। एक्सपेंडिचर लिखा है उधर। परफेक्टली इनइलास्टिक है ये। E इज इक्वल टू 0 है ना? कैसे समझते सर? क्या समझा सर? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हुआ है बस। अरे बेटा, इमेजिनरी यहाँ पे एक इनकम है, ये डिमांड है, और इनकम बढ़ने के बाद में भी यही डिमांड है। मतलब विद द चेंज इन इनकम देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन डिमांड, मींस ऑब्वियसली इलास्टिसिटी का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू 0। मतलब ही परफेक्टली इन इलास्टिक।
समझा क्या? ड्रॉ कर लो, या फिर एक बार देख लो पहले अलग अलग टाइप, फिर एक साथ ड्रॉ करना। नेक्स्ट आता है ये, रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक की इनइलास्टिक? कितने लोग इनइलास्टिक बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक? और कितने लोग इलास्टिक बोलते हैं? बचे लोग कुछ तो बोलते हैं। ये देखो, ये इनकम था और ये डिमांड था। इनकम को बढ़ा देते हैं इतना ज्यादा, डिमांड बढ़ा इतना कम, तो इनकम का चेंज ज्यादा है बट डिमांड का चेंज कम है ना, इतना सा है। तो किस में आता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझे क्या? और यहां का ई का वैल्यू लेस देन वन, लेस देन वन है। समझ में आया? ये क्या है? सर वो लेस देन जीरो था, ये जीरो था, वो लेस देन वन, तो ये अभी वन आना चाहिए सर। सिक्वेंशियली जा रहे हैं अपन। यस, अभी इसको ऑब्वियसली यहां तक ड्रॉ करेंगे तो समझेगा, तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको, ठीक है? क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है? ये डायग्राम देखा मैंने, ड्रॉ किया जानबूझ के, आप इमेजिनेशन वहां से बैठे बैठे क्या करोगे, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। अब इसको देख के तो बताओ करेक्ट क्या है। हाँ, यूनिटरी इलास्टिक है ना। अरे इक्वल चेंज है ना भाई, ये y का y1 ये चेंज जितना दिख रहा है, ऑलमोस्ट q से q1 उतना ही चेंज है ना, तो ये बन जाता है e इज इक्वल टू वन। समझ में आया क्या? एंड अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको e बुलाएंगे, बोलो। ये एक इनकम, ये डिमांड, इनकम बढ़ा, ये इनकम ये डिमांड, y एंड q, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा। क्या लग रहा है? रिलेटिवली इलास्टिक है ये। और ऑफ यू, समझ में आया क्या? यहाँ पे e का वैल्यू ग्रेटर देन वन, एंड ये लास्ट के केस में ऑब्वियसली f अगर मैं बोला इसको, तो इस यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि प्राइस में ये इनकम में चेंज है ही नहीं मगर डिमांड में चेंज होते जा रहा है। करेक्ट? इनकम में चेंज है ही नहीं मगर डिमांड में चेंज होते जा रहा है, क्योंकि ये देखो ये इनकम है सपोज, ये था ये था ये था, डिमांड कुछ भी हो रहा है विथ नो चेंज इन इनकम, तो ऑब्वियसली आपका इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पर इनफाइनाइट रहेगा। ड्रॉ कर लो इसको।
फर्स्ट लाइन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग आना चाहिए फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड बी वाला लाइन स्ट्रेट आना चाहिए, सी वाला थोड़ा स्टीपर आना चाहिए, डी वाला नॉर्मल स्लोप आना चाहिए, और ई वाला फ्लैटेड, और एफ वाला कंप्लीटली फ्लैटेड। और अगर एक ही डायग्राम में ये 5 और 6 नहीं आ रहे तो फिर आपको 6 डायग्राम अलग अलग ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्या आपने ड्रॉ? प्राइस इलास्टिसिटी में कितने टाइप थे? प्राइस इलास्टिसिटी में कितने टाइप थे? 5। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे कितने हैं? 6। ये 5 तो है ही, इसके अलावा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है, जो किस केस में आती है? इंफीरियर गुड्स के केस में। डन। क्रॉस इलास्टिसिटी जब हम बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी का? ऐसा क्रॉस बनता है ना, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ? एक का दाम चेंज हुआ और उधर नीचे दूसरे गुड्स का डिमांड चेंज हुआ। या चलो ऐसा बोलो टू बी मोर प्रिसाइज, ये गलत है, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा बोलो कि यहाँ ऐसा क्रॉस है, दूसरे गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है और हमारे मेन गुड्स का डिमांड चेंज, इधर भी दूसरे गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, उधर हमारे मेन गुड्स का डिमांड चेंज हुआ। ये क्या है? अपना मेन गुड्स है। ये क्या है? दूसरा गुड्स है। दैट दूसरा गुड्स कैन बी सब्सटीट्यूट, और हियर इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। करेक्ट। और ये जो अपन क्रॉस के वक्त ये जो रख रहे हैं, ये पोर्शन क्या दिखा रहा है आपको? मेन गुड्स। तो हर वक्त इंपैक्ट किस पे देख रहे हैं? मेन गुड्स के डिमांड पर। और बदल क्या रहे? सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस। बराबर। तो हम बोल रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, परफेक्ट सब्सटीट्यूट अगर रहेंगे तो इनके बीच का क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट रहता है। मीनिंग क्या हुआ इसका? क्रॉस में ये वाला सब्सटीट्यूट तो है ही, परफेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट? साइज, कलर, टेस्ट, क्वालिटी सब मैच है। कस्टमर को अपना मेन गुड देंगे या सब्सटीट्यूट देंगे, कोई फर्क नहीं गिरता, उसको बोलते हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट। तो अब ऐसे केस में अगर उसको कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा है, तुम्हारा गुड्स हो या सब्सटीट्यूट गुड्स हो, कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा, तो ऐसे केस में सब्सटीट्यूट गुड्स का थोड़ा भी प्राइस हिला तो अपने मेन गुड्स का डिमांड तो तुरंत हिल जाएगा, वो भी अपसाइड डाउन हो जाएगा पूरा। फॉर एग्जाम्पल ये सब्सटीट्यूट गुड्स ने अपना प्राइस बढ़ा दिया थोड़ा सा, अपना मेन गुड्स क्या करेगा? मेन गुड्स का डिमांड मार्केट में शूट अप हो जाएगा, इनफैक्ट इसके सभी कस्टमर अपने पास आ जाएंगे। रिवर्स सोचते कि सब्सटीट्यूट गुड्स ने अपना प्राइस थोड़ा घटाया, अपने सब कस्टमर उधर भाग जाएंगे,
होगा कि नहीं? क्यों? सब्स्टिट्यूट नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। एग्जाम्पल, आप पेन लेने गए आपको पता है कि दो पेन बिल्कुल सेम है और आपको कुछ भी फर्क नहीं करता पेन ए दे दूं या पेन बी दे दूं। लक्सी पेन और चैंपियन पेन दिखने में, चलने में सब सेम है। मुझे तो लगता है कंपनी भी एक ही रहेगा, सिर्फ दो प्रोडक्ट बना रहा है खुद का। चीज भी मेरी, पट भी मेरी है। ये नहीं लेना है तो ये ले लो, ये भी हमारा ही। हाँ, होता है ऐसे रियल में, मार्केट में। तब ऐसे केस में दोनों भी 5 5 रुपीज का है। सपोज चैंपियन पेन 6 रुपए का हो गया, तो जितने लोग चैंपियन खरीदेंगे सब लोग क्या करेंगे, लेक्सी पे आ जाएंगे। और चैंपियन का डिमांड डायरेक्ट जीरो भी हो सकता है। सही है कि नहीं? और अगर रिवर्स सोचे कि चैंपियन ने अपना प्राइस घटा दिया, 4 रुपए कर दिया, तो लेक्सी के सभी कस्टमर्स चैंपियन पे आ जाएंगे। समझे कि नहीं? तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, ट्रिमेंडस चेंज इन डिमांड होता है, क्योंकि गुड्स क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इसलिए इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझे? वही अगर दो गुड्स नॉट रिलेटेड रहेंगे तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है। व्हाट इज द चेंज इन डिमांड of t-shirts when there is a change in price of fans? No connection. Of course, cross elasticity is zero. समझा कुछ? फैन और टी शर्ट कनेक्शन कनेक्शन है क्या? कुछ नहीं है। अब अगर फैन का प्राइस चेंज होता है तो टी शर्ट का डिमांड क्यों बदलेगा भाई? वो तो जितना था उतना ही रहेगा ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी कितना बन जाएगा, जीरो, क्योंकि गुड्स रिलेटेड ही नहीं है। अनदर एग्जांपल कैन बी चेंज इन द प्राइस ऑफ मिल्क एंड चेंज इन डिमांड फॉर पेट्रोल। मिल्क महंगा हो गया, पेट्रोल पिएगा, जीरो, क्रॉस इलास्टिसिटी इटसेल्फ इज जीरो। समझा? सब्स्टिट्यूट गुड्स जब जब रहते हैं ना तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ा तो डिमांड फॉर एक्स गुड्स जो मेन गुड्स है वो बढ़ेगा। इनके बीच रिलेशनशिप कौन सी है, डायरेक्ट, जिसको हम क्या बुलाते हैं, पॉजिटिव। एवरीवन, इसलिए पॉजिटिव। और वही अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो, वही अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। if the two goods they are complementary to each other, for example there is an increase in price of complementary goods, there is increase in price of complementary goods, the demand for main goods will come down, क्योंकि मेन गुड्स यूज करना महंगा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ा तो डिमांड फॉर पेट्रोल कार्स कम हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। तो ऐसे केस में इनके बीच रिलेशनशिप है इनवर्स, मतलब ही कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। ऑल ऑफ यू समझा क्या? एनी डाउट? अंडरस्टूड परफेक्टली? कोई दिक्कत? लिख लो। Perfect substitutes not related, substitutes complementary.
डन. Perfect substitutes, cross elasticity infinite, not related goods 0, substitute goods रहेगा positive because of direct relationship, and complementary goods रहेगा तो negative because of inverse relationship. Now there is another concept in this chapter, altogether different part of this chapter, which is called as demand forecasting, demand estimation. What is demand estimation? Demand का अंदाजा लगाना is called as demand estimation. But what is demand forecasting? डिमांड फोरकास्टिंग मतलब वो डिमांड को और बेहतर तरीके से समझना कि कितना रहेगा, अंदाजा नहीं, फिर कैलकुलेटेड रहेगा वो, उसे बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग. कैन वी से अगर मुझे जानना है किसी पर्टिकुलर चीज का डिमांड कितना है, एग्जैक्टली कितना हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? द वेरी फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इन दैट केस विल बी, ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले मुझे अंदाजा लगाना पड़ेगा, फिर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. समझा कि नहीं? इसका मतलब कैन वी से अगर दो शब्द है, एक डिमांड एस्टिमेशन एक डिमांड फोरकास्टिंग है, तो क्या पहले आएगा? एस्टिमेशन पहले आएगा, अंदाजा पहले आएगा, फिर कैलकुलेशन होके एक्यूरेसी आएगा. मतलब ही डिमांड एस्टिमेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड एस्टिमेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. ठीक है. अब डिमांड फोरकास्टिंग इज नथिंग बट एंटिसिपेशन, कि डिमांड कितना होगा उसका एंटिसिपेशन करेंगे आफ्टर कंसिडरिंग ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? जो फैक्टर्स पर डिमांड डिपेंड करता है, जो अपन ने पढ़े थे ना पूरी लिस्ट. कौन सी? 8 आइटम की या पहले वाली? पहले वाली. 8 आइटम का जो लिस्ट अभी रिवाइज किया था वो तो प्राइस इलास्टिसिटी के डिटरमिनेंट्स थे. यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बोल रहे, प्राइस इलास्टिसिटी नहीं. समझे? तो इन सभी डिटरमिनेंट को कंसिडर करेंगे, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर सिचुएशन, सब सब सब. ऑब्जेक्टिव हम लोग डिमांड एस्टिमेशन क्यों करते हैं? तो उसका ऑब्जेक्टिव है स्टडी ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. उसकी वजह से क्या होता है, हम डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड को स्टडी कर सकते हैं कि किस डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड कैसे चेंज हो रहा है. फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस. अभी देखिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि ये जो महिंद्रा कंपनी है, इन्होंने XUV 700 गाड़ी लेके आई. सबको पता ही होगी वो गाड़ी, महिंद्रा XUV 700 एक SUV गाड़ी है. ओके. तो ये गाड़ी का डिमांड बहुत भयानक था. कंपनी पहले से ही ऐसे एक 50,000 व्हीकल्स प्रोड्यूस करके रख देता है क्या? फिर जैसे डिमांड आता है वैसे बना आगे मतलब सप्लाई करते रहता है क्या? पहले से वो कुछ भी नहीं बनाता है क्या? फिर देखता है कितना बुकिंग हुआ है उसके हिसाब से बनाना शुरू करता है क्या? नहीं ना. पहले कुछ प्रोडक्शन करके रखना पड़ेगा और फिर बाद में बचा हुआ प्रोडक्शन करना पड़ेगा. बट ये जो पहले कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पहले अंदाजा तो लेना पड़ेगा ना डिमांड कितना है. समझा कि नहीं? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमांड फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है. अच्छा, टाटा ने नैनो लेके आया था, तो उस वक्त क्या उन्होंने भी उतना ही डिमांड एक्सपेक्ट किया था और उतना ही निकल गया क्या? 1 लाख की गाड़ी है तो एक काम करते 10 लाख नैनो प्रोड्यूस करके रख देते. ऐसा होता है क्या? तो सबसे पहले डिमांड फोरकास्टिंग किया जाता है और डिमांड फोरकास्टिंग की वजह से अंदाजा लगता है कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और डिमांड बढ़ाने के लिए कितना एडवर्टीजमेंट करना है. तो ये है एडवर्टीजमेंट के बारे में. एलोकेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस मतलब क्या? एडवर्टीजमेंट. अपनी भाषा में उसका नाम क्या है? एडवर्टीजमेंट. तो एडवर्टीजमेंट कितना करना है वो डिपेंड करता है डिमांड कितना रहेगा. जितना XUV 700 वाले ने ऐड किया उतना ही टाटा नैनो ने ऐड किया क्या? या उतना ही नया कोई और गाड़ी आएगा तो वो उतना ही ऐड करेगा क्या? हर कोई अपने डिमांड को फोरकास्ट कर कर ऐड करेगा ना. समझा कि नहीं? चलो ये छोड़ो, बहुत दूर की बात है ये. हमारे इतने सारे बैचेस अनाउंस होते हैं, एक रेगुलर बैच, एक रिवीजन बैच, 1 डे बिफोर मैराथन. हम हर एक को इक्वल एडवर्टीजमेंट करेंगे क्या?
ऑब्वियसली नहीं। जिस चीज में हमें पता है ज्यादा स्टूडेंट्स आ सकते हैं, रेवेन्यू ज्यादा आ सकता है एकेडमी को, उसका ऐड ज्यादा करेंगे। कॉमन सेंस हमारे बिजनेस मॉडल से अगर मैं बताऊँ आपको तो बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है, कभी भी प्रोडक्ट का डिमांड देखकर उसका एडवर्टीजमेंट डिसाइड होता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। क्यों डिमांड फोरकास्टिंग या एस्टिमेशन करना है? बिकॉज हम गवर्नमेंट पॉलिसी का एडवर्स इफेक्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहे, या उसे हम अवॉइड कर से कैसे कर सकते देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट है, लेट अस से गुजरात। आप सबको पता है क्या गुजरात इज अ ड्राई स्टेट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्राई स्टेट? नो अल्कोहल सेल अलाउड देयर। जैसे वाइन शॉप वगैरह दिखते होंगे, वैसे उधर कोई दिखता नहीं वाइन शॉप, क्योंकि उधर लिकर बेचना अलाउड नहीं है। तो ये पॉलिसी हमारे लिकर बिजनेस के एंगल से तो एडवर्स पॉलिसी होगी ना। फॉरगेट अबाउट एथिक्स, बिजनेस के एंगल से सोचो, हमारा लिकर बिजनेस अगर रहेगा तो ऑब्वियसली ये पॉलिसी गवर्नमेंट की हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट कर रही है नेगेटिवली। बट अगर इसी को पहले से ही हम लोग एंटिसिपेट कर लेंगे तो प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, और हमारा बिजनेस हम शिफ्ट करेंगे दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र। चलने दो, कोई संबंध नहीं है ना, टैक्स मिल रहा है ना, गया तेल लेने। तो भाई ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर आपको एडवर्स इफेक्ट को अवॉइड करना रहेगा तो पहले से अंदाजा लेना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया भर में एक रूल निकला था बीच में, हाईवेज पर बार्स नहीं रहेंगे। हाईवे टच जो बार्स थे उनको पूरा का पूरा बैन कर दिया, और उनको बोला कि तुम 1 किलोमीटर अंदर जाओ, हाईवे से कुछ मीटर अंदर जाओ, 500 या 800 या 900 मीटर कुछ रूल बनाया था उन्होंने, उतना अंदर रहेगा तो चलेगा, मगर हाईवे पे नहीं चाहिए। समझा क्या? तो अब ये क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी का एडवर्स इफेक्ट आया हमारे बिजनेस पे। अगर हमारा रोड टच एक बड़ा रेस्टोरेंट विद बार है तो हमारा बिजनेस का पूरा फ्लॉप हो जाएगा। मगर अगर इस चीज का हम लोग पहले से ही थोड़ा अंदाजा लेंगे तो इसी को तो डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। समझे? हम प्लानिंग कर सकते हैं फिर क्या करना है, पीछे का लैंड एक्वायर करना है क्या। उस रूल के लिए तो लोगों ने मजाक बना दिया था। क्या किया था लोगों ने, यहाँ पे हाईवे के 200 मीटर के अंदर मेरा सपोज वो बार है, अब अलाउड तो है नहीं, तो उसको जाने का रास्ता मैंने 900 मीटर ऐसे घुमा के बनाया। हाँ, तुमने क्या बोला कि तुम्हारा वो जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड बार है वो हाईवे के कितने दूरी पे होना चाहिए, तो हमने रास्ता दूर से बनाया ना। समझा कि नहीं? तो इवन दैट कैन बी, अभी इंडिया है तो रूल बनता है, तो रूल तोड़ने की भी तो आइडिया पहले आते हैं ना, मगर वो तब आएंगे जब तुमने इन सब का पहले अंदाजा बना लिया। समझे? तो इसके बारे में अपन लोग डिमांड फोरकास्टिंग और डिमांड एस्टिमेशन के बारे में और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है? व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? एक्यूरेटली नोइंग कि डिमांड कितना रहेगा। एस्टिमेशन मतलब क्या हुआ, अंदाजा निकाल रहे हो पहले, तो विच इज मोर कैलकुलेटिव फोरकास्टिंग। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है या तौर तरीके है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है? आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर मैं एक सेलर हूं तो मैं किस में इंटरेस्टेड रहूंगा, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड। तो ये सब जो भी बातें चल रही है एंटिसिपेशन की या एस्टिमेशन की, ये पूरा मार्केट डिमांड के बारे में रहेगा।